क्या पढ़ा रहे थे? प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट पढ़ाए थे। GMWF में 6 से 8 बजे वाला है। ये तो था ना जी। हाँ ये था। अब 84 पेज। है ना, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके रिंग के तरफ आएगा, तो रिंग के तरफ आएगा तो प्लस आर इफेक्ट, और पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके रिंग से बाहर जाएगा तो माइनस आर इफेक्ट। और पढ़े होंगे प्लस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स जब आता है रिंग के अंदर तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए प्लस आर ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। लेकिन माइनस आर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ती नहीं है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज चलाता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटा पोजीशन पे ही ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए उसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। इसका एप्लीकेशन देखे थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो प्लस आर ग्रुप होने से वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, जबकि माइनस आर इफेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे जुड़ता है ना। बनाए होंगे प्रोडक्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, और एक प्रोडक्ट बनाए होंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो पैरा एक साथ था, पैरा वाला मेजर, और मेटा नाइट्रोफिनॉल माइनस आर ग्रुप वाले में था, है ना। प्लस आर माइनस आर का ये एप्लीकेशन था। आज देखेंगे प्लस आर माइनस आर इफेक्ट और कहाँ कहाँ एक दो जगह पे काम आएगा। ये एक दो जगह पे कार्बोकैटायन पढ़े थे आप लोग, है ना। वो एक दो जगह में स्टेबिलिटी ऑफ, उसी के एप्लीकेशन में अगला पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फिर से
एक बार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आप देख चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है। यहां पे बाबू, यहां देखना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस, कौन सा कार्बोकेटायन है? एनीवन? एलाइल कार्बोकेटायन। और ये कौन सा कार्बोकेटायन? अल्काइल कार्बोकेटायन। अब अपने पास सवाल है कि ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? इसमें रिजोनेंस हो सकता है कभी क्या? क्योंकि इसमें कोई कंजुगेशन नहीं है, लेकिन इसमें रिजोनेंस हो सकता है और इसका पाई बॉन्ड उठ करके यहां जाता है। यही ना पढ़े थे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से, देखो पढ़े यही थे। अब इसके वजह से क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो गया। डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड है ना, कोई लोकलाइजेशन नहीं है, मतलब वो स्थिर नहीं है। कभी इस कार्बन पे दिखाई दे रहा है तो कभी इस कार्बन पे दिखाई दे रहा है। दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस में हमेशा तो डीलोकलाइजेशन ही होता है। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब कहां पे? यहाँ पे। क्यों? रेजोनेंस की वजह से, है ना। तो ये जो कमियां हैं वो बट गया डिफरेंट कार्बन्स पे। तो कमी बट जाए, ये तो मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबल बना देगा, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोलोगे? डीलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेबल कौन ज्यादा? ये आंसर ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं दे रहा है। यहाँ पे कौन से इफेक्ट से स्टेबिलिटी बताया गया? रेजोनेंस इफेक्ट से। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी allyl carbocation is more stable than halcyl carbocation is more stable than alkyl carbocation due to resonance effect, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। और क्या कह सकते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं वैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं आप, है ना। डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये डीलोकलाइजेशन, या इसी को आप क्या कर सकते हैं? ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन भी तो डीलोकलाइज। द डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन्स makes the allyl carbocation more stable। लिखिए जल्दी से।
देख रहे हैं, समझे तो कितना आसान है कि वो एलाइल कार्बोकेटायन क्यों ज्यादा स्टेबल है। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एलाइल एलाइल अब एक बेंजाइल कार्बोकेटायन था, बड़े अब देखिए, बेंजाइल कार्बोकेटायन के लिए आप याद कीजिए इस तरह का मॉलिक्यूल था, ये CH2 पे प्लस चार्ज, और इस बार ये भी लिख देते हैं, और अल्काइल, बेसिकली तो यही तीन। कौन ज्यादा स्टेबल है? तो बेंजाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, चूंकि इसमें रिजोनेंस ज्यादा हो रहा है, यहां से फिर यहाँ, यहां से यहाँ घूमता रहे थे, पॉजिटिव चार्ज भी घूमता रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां गया तो यहां आया होगा, फिर यहां आया होगा, फिर यहां आया होगा, तो डीलोकलाइजेशन ज्यादा है ना। इसमें तो एक ही पोजीशन पे डीलोकलाइजेशन था, तो बेंजाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा किससे? एलाइल कार्बोकेटायन से। बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकेटायन और देन अल्काइल कार्बोकेटायन। अब देखो, इतना जानने के बाद इसमें डिग्री भी होता है ना, ये क्यों हुआ? तो कारण क्या बताओगे? ड्यू टू रिजोनेंस और डीलोकलाइजेशन भी आप कह सकते हो, डीलोकलाइजेशन, दोनों एक ही बात हो गई इधर में, और कंजुगेशन अलग बात हो गया क्या? कंजुगेशन भी कह सकते हैं, क्यों? तो ड्यू टू इसमें कंजुगेशन है, ज्यादा कंजुगेशन, इसमें कम, उसमें नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज अलग है, बात एक ही है। अब इसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा, इसके अंदर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसके अंदर भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका कारण प्लस आई इफेक्ट है ना। जैसे कि 3 डिग्री एक बनाते हैं, आपको समझिए, CH3 समझिए पहले तब लिखिएगा, तो समझना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, यहां पर एक CH3 दिया, सेकेंडरी बन गया, अब यहां पर एक CH3 और दे देते हैं, ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज। तो रिजोनेंस तो उतना ही हो रहा है जितना कि इसमें हो रहा था, तो इधर से ये रिजोनेंस हुआ, इधर से कौन सा इफेक्ट हुआ? कौन सा इफेक्ट है ये? प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री की स्टेबिलिटी कौन एक्सप्लेन करता है? और एलाइल, बेंजाइल और अल्काइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन एक्सप्लेन करता है? तो दोनों सेपरेट सेपरेट बात है, कहां पे लगेगा सबको एक के में नहीं कह देना है ना, ऐसे नहीं कहना है कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकेटाइन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, कहेगा कोई क्या कि? कहेगा तो बुड़बक है एकदम से, है ना। तो वहां पर वही पूछता है, ऑप्शन में वैसे ही लिखा रहता है,
कि बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन अल्काइल कार्बोकेटायन, ऑप्शन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों रहेगा ही। तो बेंजाइल एलाइल यदि पूछता है या एलाइल अल्काइल पूछता है तो रीजन रेजोनेंस इफेक्ट। अब अल्काइल में या एलाइल में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री पूछता है तो प्लस आई। ठीक है, लिख यही सेपरेट सेपरेट बात दिमाग में रखना होता है। और कॉम्पिटिशन्स में आता ही आता है, तो इसी वजह से आता है। हो गया। इसी तरह से कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी, है ना, थोड़ा ध्यान से और दिमाग से। नहीं तो होता क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट में सर यही पढ़ाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, रेजोनेंस में भी यही पढ़ा रहे, लेकिन वहां क्या पढ़ाए थे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यहाँ क्या पढ़ा है बेंजाइल एलाइल एराइल। ये इसमें क्या डिफरेंसेस है ये बात बताएगा, ये एक्सप्लेन होगा रेजोनेंस के। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, इसमें एक ही बार तीनों लिखते हैं, पहली बारी CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, CH3 CH2 CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ये तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, कंजुगेशन हो गया कि नहीं हो गया? वहां पे कोई कंजुगेशन नहीं है। यहाँ पे इस कंजुगेशन के वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। स्टेबिलिटी इसकी पूछ रही थी, मतलब ये हुआ कि ये अनस्टेबल होने का कारण क्या है? अनस्टेबल होने का कारण है ये नेगेटिव चार्ज, और ये अनस्टेबिलिटी के कारण है, और ये पूरे परिवार में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नहीं हो गया? यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, ये तो अब बच्चा की तरह लगता होगा, जेबे करेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन है, इसमें उससे कम, और इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो बेंजाइल कार्बोनाइंस आर मोर स्टेबल देन एलाइल, एलाइल कार्बोनाइंस आर
more stable than alkyl. ठीक है, अब इसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग मैटर है, वो तो इंडक्टिव इफेक्टिव बताएगा। ठीक है, इन केस ऑफ कार्बन आयन there are conjugation in between pi bond and negative charge. In case of benzyl or allyl carbon ion, there are conjugation in between pi bond and negative charge. So resonance occurs. है ना, and resonance make them stable. Resonance make them more stable. लिखिए, लिख दिया। ठीक है, लिखा। अब देखो एक क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग
according to stability. देखो 3 एग्जाम्पल यहाँ पे है, पहला, दूसरा और तीसरा। NO2 याद है जी? तुम लोग को याद नहीं हो? चलो जो याद है वही लिखो, Cl लिख देते है ना। NO2 Cl वाले ग्रुप में ही आता है, लिखवाए हैं एक साथ, NO2 Cl Br, ये सब 1 2 3 कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है? दे ऑल आर द कार्बोकेटाइंस, दे ऑल आर द बेंजाइल कार्बोकेटाइंस, सब तो बेंजाइल ही है, सब में रिजोनेंस हो रहा है ना। लग रहा है दिमाग जी? क्या आंसर करिएगा? सब में रिजोनेंस उतना ही लग रहा है, ये इधर जाएगा, यहाँ भी ये इधर ही जाएगा और ये इधर ही जाएगा, रिजोनेंस तो बराबर ही है, हाँ? लेकिन यहाँ पे CH3 ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे Cl है, माइनस आई लग रहा है, या फिर Cl के पास लोन पेयर है, तो ये इधर से इधर भी जाएगा रेजोनेंस, तो इसके सपोर्ट में चला गया नहीं, और यहां पे ये तो इलेक्ट्रॉन चला रहा है। अब इसमें पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, वो यही रहा है, किससे जवाब दीजिएगा? इंडक्टिव इफेक्ट से जवाब दीजिएगा, रेजोनेंस से जवाब दीजिएगा, बस इतना ही समझना है। Cl पे कैसा ग्रुप है, प्लस आर की माइनस आर? यही सब कुछ कुछ करेगा। प्लस आर ग्रुप से इलेक्ट्रॉन रिंग में जाता था, इतना तो याद है, रिंग के लिए प्लस बात, तो Cl से रिंग ही में तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, Cl से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? रिंग में जा रहा है, प्लस आर। CH3 से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? सिग्मा बॉन्ड से रिंग ही में जा रहा है, तभी ना लिखे जी प्लस आई इफेक्ट, और यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन रिंग में जा रहा है और रिंग से बाहर जा रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा कर रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा नहीं कर रहा है क्या? अरे कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? 2 नंबर। उसके बाद ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? और तब 3 नंबर। ठीक है, समस्या क्या आ रहा होगा सोचने में, मुंह तो खुल नहीं रहा है किसी का, एक समस्या दिखाई दे रहा है, दिख रहा है समस्या, क्या आप देख पा रहे हैं क्या?
Cl इलेक्ट्रॉन लेता हुआ साइन हम ही बनाए हैं, ये दिख रहा है समस्या, है ना? समस्या तो दिख ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर ले रहा है, और रेजोनेंस क्या कर रहा है? यही कोटा फैक्ट्री वाला बचवा को हुआ था यही बीमारियां हुआ था कि इलेक्ट्रॉन कभी आ रहा है कभी जा रहा है, पता ही नहीं चलता इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा, है ना? तो केमिस्ट्री बर्बाद हो गया इसी चक्कर में। सुनिएगा, इसका जवाब है प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट जब कभी लगने लगे एक साथ एक जगह पे, तो हम लोग इफेक्टिव मानते हैं रेजोनेंस को, हम लोग इफेक्टिव मानते हैं। अब मानते नहीं है, कोई कह दिया इसलिए। आप देखिए ना, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे जगह पे चला जाता है, और माइनस आई में क्या होता है? सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो कौन ज्यादा बढ़िया इफेक्ट है? चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, साफ साफ चला गया, तो इसलिए पावर में ज्यादा है कौन? रेजोनेंस। तो वेक्टर की तरह जुड़ेगा ये, वेक्टर की तरह जुड़ेगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइनस आई से आ रहा है और प्लस आर से जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? प्लस आर वाले का, प्लस आर वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। मान लो कि इतना मैग्नीट्यूड आ रहा है लेकिन इतना मैग्नीट्यूड से जा रहा है, तो वेक्टर में पढ़े थे ना, इतना इतना दोनों कैंसिल हो गया, बाकी इतना से क्या हो रहा है? जा रहा है। दैट इज प्लस आर इफेक्ट इज इफेक्टिव। तो ये 100 बात का ये वो बात तो हो गया, खत्म कहानी। यदि कहीं पे प्लस आर इफेक्ट भी लगे और इंडक्टिव इफेक्ट भी लगे, ठीक है, तो हम लोग किसको इफेक्टिव मानेंगे? रेजोनेंस इफेक्ट को। इफ रेजोनेंस इफेक्ट and inductive effect both acting in the same place, then resonance effect is more effective. यहां पर और एक नोट में क्या बात लिखेंगे? प्लस आर इफेक्ट increases the stability of कार्बोकेटाइन। तो सिंपल एल्काइल कार्बोकेटाइन का नहीं, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन, है ना? तो इसका जवाब था कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। इससे ये ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। समझ रहे हैं कितना क्लियर कट बात है ना? तो ये डिमिनिश्ड हो जाता है, लगता तो दोनों है, ठीक है, लेकिन डिमिनिश्ड हो जाता है। प्लस आई इफेक्ट तो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ये पहले से लिखा हुआ है। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कैसा भी रहे, बेंजाइल एलाइल अल्काइल, प्लस आई इफेक्ट जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता ही है।
क्या कंफ्यूजन है बच्ची, बताओ, बोलो। अगला अगला बार नहीं। केस रहना चाहिए था, देख लेते हैं। हाइपर कंजुगेशन का केस रहना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन उठ के उधर जा भी तो रहा है। मतलब CH2+ नहीं रहता, केवल CH3 रहता तो हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन कर देते, है ना। लिखिए ना साहब, नेक्स्ट। लिखिए ना जल्दी से। हो गया। एक और एक्सप्लेन करेंगे, ये वाला। CH2+ NO2, है ना, बताना ही पड़ेगा ना। NO2 कैसा ग्रुप है जी, -I की +I? देखिए, क्या ये सब अनपढ़वन को कितना ये सब पढ़ाएंगे, हाँ, ये सब डिफिनेशन पढ़ेगा। कौन ज्यादा स्टेबल है? तीन गो का जोड़ा बनाना चाहिए तो वो बना देते हैं, क्या जाता है। CH2+ अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, NO2 -I इफेक्ट काउज करता है, Cl भी -I इफेक्ट काउज करता है। -I कहने का मतलब समझ ही रहे ना, इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसमें नहीं लगा हुआ है, बाकी तीनों में सेम है। लेकिन यहां पर भी एक बात हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाता है, ये इधर तो जा ही रहा है। उल्टा बना दिए, ओहो, उल्टा बन गया। एक मिनट, ऑक्सीजन ना इलेक्ट्रॉन लेगा जी, आप लोग तो। कौन लेगा इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन लेगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला ही रिंग इधर है ना, और ये उधर जाता है। इसमें क्या बताएं, अभी बता रहे थे, इधर जाता और ये इधर जाता, ये तो सही है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला ग्रुप -I भी है और -RA की +RA, ये बता दो, एरो दे दिए। इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर ले रहा है, कैसा है, -R। ये -I भी है, +R भी है, और वहां नहीं कुछ है। कौन ज्यादा स्टेबल है, पहला, दूसरा, तीसरा?
हम अभी आपको बताए हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लगे तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं मानना है, बताए ना जी, हम ही तो बताए। यानी इसको कंसीडर मत कीजिए आप। तो ये माइनस आर दिखाई दे रहा है वहां पे, तो प्लस आर इफेक्ट के बारे में अभी लिखे थे, दे इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, है ना। दैट इज आंसर इज 213। क्या लगता है पार लगेगा जी, इतना सोचना। मोबाइल खेलते तो कभी ना लगेगा, सोचते सोचते लगेगा। नहीं, क्या लगना था, प्लस आर इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो माइनस आर इफेक्ट तो घटाता ही होगा ना, तो प्लस आर इफेक्ट इंक्रीज किया स्टेबिलिटी। और आई इफेक्ट तो सोचना नहीं था आपको। जब दोनों इफेक्ट लगे तो हम लोग को क्या सोचना रहता है, रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छा अच्छा, तो ये तो गड़बड़ लिखा गया। माइनस माइनस आर तो घटा रहा है ना, तो ये वाला क्यों, 2 प्लस आर बढ़ा दिया, अब वो तो घटा दिया ना, तो इसी का ना घटाया, 3, है ना। तो एक ही बात है, तो वही कह रहे थे, लिखा गया गड़बड़ी। क्या लिख देंगे, NO2 group is minus R causing group and they decrease the stability of carbocation. Cl group is plus R group causing group and they increase the stability of carbocation. हो गया। कहने का सिंपल सा मतलब था कि यदि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों लगने लगता है तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को सीधा सीधा भूल जाते हैं। अगला एक बात और पढ़ना है, हाइपर कंजुगेशन। जब मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन लगने लगेगा तो रेजोनेंस को भी भूल जाना पड़ेगा।
सबसे ज्यादा पावरफुल हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है। तो ये देखना है पहले कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। हो गया। नाउ एलसीडी का स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट में भी आया था जी। OH NO2 ध्रुवन से पार नहीं लगेगा। ये OH पूछा जा रहा है कौन ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक कौन ज्यादा है? बहुत टेंशन में आ गया। कैसे बता दें? नहीं सर, ये कैसे बता दें आपको सर? इंडक्टिव इफेक्ट में भी ये सब एक्सप्लेन किया है। हमें इतना जल्दी जल्दी तो भूल जाता है। हम बताए थे कि एसिडिक का स्ट्रेंथ देखना है, मतलब ये H हटेगा। कोई एसिडिक है मतलब कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। और जब वो रिप्लेसेबल है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम क्या बना देगा? तो एनायंस बनाएगा। याद करो, नहीं बताएं जी, अभी बहुत दिन हुआ कहाँ है। क्या बना देगा ये? बोले ना, एनायंस बना देगा। और एनायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो पिछले बार बताए थे हम आपको कि एसिडिक का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यू कोई बोल दो रे, माइनस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पे ये माइनस आई तो लग ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या रियूनेंस भी तो सपोर्ट ही कर रहा है, नहीं? तो दोनों का कॉम्युलेटिव इफेक्ट हो गया, मतलब दोनों को जोड़ के इफेक्ट हो गया, है ना, घटा के नहीं हुआ। ये दोनों के जोड़ का इफेक्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन माइनस आई से, यानी सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्टेड है, और साथ में कौन सा इफेक्ट से? तो वेक्टर में जानते हो ना कि दोनों जब एक ही डायरेक्शन में लगने लगे तो जुड़ जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा तो घट जाता है, और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसके तरफ हो जाता है। लेकिन यहाँ तो दोनों का दोनों माइनस में ही है, दोनों जुड़ गया, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो गया इसके कंपेरिजन। क्या? तो माइनस आर इफेक्ट भी स्टेबिलिटी ऑफ, नहीं स्टेबिलिटी नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को बढ़ाता है। ये ऐड कर लेना है, माइनस आर, है ना। लिख लो लिख लो लिख लो, माइनस आर काउजिंग ग्रुप increases the
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, यहां पर तो वही लिखे, और एनी एसिड्स लिख दोगे, एनी ऑर्गेनिक एसिड ब्रैकेट में, एनी ऑर्गेनिक एसिड, किसी भी ऑर्गेनिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। कौन इफेक्ट? माइनस रेजोनेंस, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। माइनस आई तो पढ़ ही चुके हैं, आज रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना। माइनस आर इफेक्ट भी क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। लिख दीजिए। when minus r and minus I both acting in the same place, the effect will add on. लिखिए ना। अब एक ऑर्थो इफेक्ट भी पढ़ना होता है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं, फिर मुश्किल बढ़ेगा। कभी नाम सुने एक आध कोई? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बढ़े। बढ़े, ये बनाए थे किस लिए? कि हाइड्रोजन हटने के बाद ये एनायंस बनाएगा, और जो उसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा रखेगा। यही सब क्वेश्चन रहता है जी, क्वेश्चन यही है, लिख देते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अब याद रखना, ये देखो, ये थोड़ा सा ही बात करना रहता है। फिनॉल एसिडिक है तो शक नहीं है, हाइड्रोजन हट जाएगा वहां से, एनायंस बन जाएगा, वो माइनस, थोड़ा और नहीं पता लगने जैसा लिखा हुआ मॉलिक्यूल। यहाँ पे NO2 है, अब देखो यहाँ पे ये OH लिखो यहाँ पे, ऑर्थो
ऑर्थो पैरा तो याद है, पिछले दिन ही बता रहे होंगे। ऑर्थो और पैरा याद है जी। कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, NO2 है ना। सवाल ये है कि ये दो मॉलिक्यूल लिखा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है ये पूछता है। दोनों तो सेम ही लिखा हुआ है, दोनों सेम ही लिखा हुआ है। इसका नाम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और इसका नाम पैरा नाइट्रोफिनॉल है। पूछा जा रहा है कि ये दोनों मॉलिक्यूल में कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, कौन ज्यादा एसिडिक न पूछेंगे जी, अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देखे थे नाइट्रोफिनॉल का, जो पैरा वाला सिरप था। अभी ऑर्थो पोजीशन पे है एक और एक, बाकी तो सारा सेम है। तो इसमें एसिडिक बिहेवियर में अंतर क्यों? जैसे कि कहने का मतलब है यहां भी ये लग रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यहां भी यही हो रहा है, ठीक है। अब बाकी OH OH तो है ही है, लेकिन इस पोजीशन के वजह से सुनना, इस वाला हाइड्रोजन में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्डिंग को कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके वजह से यह हाइड्रोजन हटेगा नहीं। यहां पे इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव नहीं है, क्योंकि पैरा पोजीशन 180 डिग्री के एंगल पे है, एक वो ईस्ट में है तो एक ठो वेस्ट में, ये 60 डिग्री के एंगल पे, दोनों क्लोज है। तो ये क्या कर लेता है यहां पे, इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव है। तो यदि बॉन्डिंग में भाग ले लिया हाइड्रोजन तो हटेगा जल्दी, तो नहीं हटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं हटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घट जाएगा। हाइड्रोजन जल्दी से हट जाना चाहिए ना, एसिडिक है मतलब क्या, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है क्या, है ना। तो यहां पे लिख देंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल is less acidic than para-nitrophenol ड्यू टू, क्यों बोले ऐसा, सब कुछ तो सेम ही था तो क्यों हुआ ऐसा, इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हाइड्रोजन जो हटने वाला था वो लॉक कर गया, हट नहीं पाया आसानी से, ड्यू टू इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एंड इट नोन एज, क्या कहेंगे इसको, ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे ही लगेगा, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे ही लगेगा। इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट ऑन ऑर्थो पोजीशन ओनली, पैरा पे नहीं लगेगा, है ना, इसलिए इसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। और एक नाम से जाना जाता है, दैट ऑल्सो नोन एज चिलेशन इफेक्ट, इसी को चिलेशन कहते हैं, चिलेट फॉर्मेशन। चिलेट फॉर्मेशन ऑक्टोपस करता है, ऑक्टोपस को 8 गो हाथ पैर होता है और वो कोई प्रे को, यानी जो शिकार है उसका, वो हाथ
ऐसे करके अपने मुंह के तरफ ले आता है, दैट इज कॉल्ड चिलेट फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पर भी वहां ऑर्थो पोजीशन पे चिलेट फॉर्मेशन है, दोनों एक तरफ अपनी तरफ झुक रहा है, तो चिलेट फॉर्मेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट। ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है इसलिए ऑर्थो इफेक्ट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व है सेम मॉलिक्यूल में, इसलिए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हर बात के लिए एक नाम है। अब एक तो मेटा नाइट्रोफिनॉल भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखे हैं अब, चूंकि हमको ऑर्थो एक्सप्लेन करना है ना। वो लिखेंगे जरूरत पड़ेगा तो आएगा। लिखा लिखा। बड़े अब इसमें को तीसरा छूटा था, अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ। हर साल आता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। और एक तो खाली फिनॉल, 1 2 3 4 अरेंज अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ। सवाल यही है। पहला दूसरा तो बता ही दिए, और पहला और तीसरा का समस्या कम है, इंडक्टिव इफेक्ट में भी बताएं। बोलिए। चौथा क्यों होगा रे? माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी, तो उसमें माइनस आई इफेक्ट भी तो ना है फिनॉल में। अभी देखा माइनस आर इफेक्ट इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो चौथा तो सबसे कम होगा, है ना, लेकिन तो आप तुमको लग रहा है सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल एसिडिक पैरानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद पहला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। मेटा पे क्यों नहीं, सुनिएगा अब मेटा के लिए बताते हैं, ये दोनों हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेटा नाइट्रोफिनॉल पे आप देखे थे पिछले दिन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, यहां से यहां जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, फिर ये जाएगा पैरा पोजीशन पे,
और फिर ये आएगा, तो क्या मेटा पे इलेक्ट्रॉन जाता है क्या? मेटा पे इलेक्ट्रॉन जाता है क्या? तो मेटा पे जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाता, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर लेता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पाएगा क्या? कल देखा था ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे जाता है, तो बोले थे ऑर्थो पे और पैरा पे। मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाता, तो NO2 ग्रुप यदि मेटा पोजीशन पे प्रेजेंस है, तो वो अनअफेक्टिव हो जाता है थ्रू रिजोनेंस। तो क्या काउच करेगा? तो भैया माइनस आई तो काउच कर भी ना करेगा, है ना? माइनस आई तो काउच करेगा ही। यहां पर ये दोनों काउच कर रहा है, माइनस आई और माइनस आर। यहाँ पे दोनों काउच कर रहा है, माइनस आई और माइनस आर। इफेक्ट जुड़ गया, इफेक्ट यहां भी जुड़ गया, लेकिन यहां एक तीसरे चीज लगने लगा, इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में घट गई, वो पिछले बता दी। और इसको अब यहां पर लेके आ रहे हैं, वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, तो रेजोनेंस इफेक्ट में मेटा पोजीशन का रेजोनेंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ क्या लग रहा है, माइनस आई, तो माइनस आई इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पर कुछ नहीं लग रहा है, ना माइनस आई ना माइनस आर, जितना सब में है उतना इसमें भी है। तो सबसे लास्ट में 4 नंबर है ना, 4 नंबर ना है, हाँ 3 लिख दिए हैं। तो कौन था, 3 1 2, 3 1 2, चलिए, है ना? क्या क्या बातें हुआ, ऑर्थो और पैरा में क्या बात किए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मेटा को पीछे क्यों किया, सिंस एट मेटा पोजीशन there are no electron, no electronic movement due to resonance, है ना? नो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, है ना, थ्रू रिजोनेंस। सो it only acidic due to minus I effect, है ना? लिख दीजिए, यहाँ लिखे माइनस आई माइनस आर दोनों जुड़ गया, यहाँ भी दिखे माइनस आई माइनस आर दोनों जुड़ गया, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से इसका स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में घटा है। मेटा वाले में लिखें कि रेजोनेंस लगेगा नहीं, खाली क्या लगेगा, माइनस आई। यहाँ तो सिर्फ OH ही है। तो बात एक ही लिखना था, सिंस एट मेटा देयर आर नो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट थ्रू रेजोनेंस, है ना? मेटा पोजीशन लिख लो। there are no electronic movement through resonance, so it only acidic due to minus I effect। तो हर जगह का बात क्लियर क्लियर है, यही क्लैरिटी को आपको समझना पड़ेगा। सब जगह एक ही बात सोचने से वो कंफ्यूजन में सब कुछ हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन एक बनाए हैं, लेकिन बात 3 सोचना पड़ा है। एक तो माइनस आई सोचना पड़ा, एक माइनस आर सोचना पड़ा,
और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सोचना पड़ा, यानी ऑर्थो इफेक्ट के बारे में भी सोचना पड़ा, तब जाके ये सवाल बना। और यही वजह से ये हर 1-2 साल के गैप में कहीं ना कहीं पूछता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। हो गया? हो गया? अब देखो अगला, स्टेबिलिटी ऑफ एराइल एलाइल एनायंस या कार्बन आयंस, कुछ भी है ना। एनायंस कहने का मतलब अभी हम लोग देखे थे वो वाला एनायंस, ऑक्सीजन पे माइनस था, है ना। और मान लो कि यहाँ पे एक Cl रख देते हैं इधर, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, 2 2 4 2 6 को इलेक्ट्रॉन होता है। पहले ये देख लो, एनायंस बनाए हैं इसका रेजोनेंस जी, ये नेगेटिव चार्ज है और पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये इधर से इधर आएगा, ये इधर से इधर जाएगा और घूमता रहेगा क्या। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला ग्रुप यदि जोड़ दें, जैसे अभी NO2 जोड़े थे, पूछा जा रहा है कि ये वाला एनायन स्टेबल है कि ये वाला एनायन स्टेबल है। दोनों एराइल एनायन से, ये दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से ना यह स्टेबल अनस्टेबल है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा। डीलोकलाइजेशन किस में ज्यादा हो गया, राइट वाले में, तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। इसके कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब ये कि -R ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस। -R ग्रुप एनायंस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। -R काउजिंग ग्रुप increases the stability of एराइल भी, सॉरी एराइल को काट के बेंजाइल कर दो बाबू,
एराइल को काट के बेंजाइल कर दो। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल एंड एलाइल, एलाइल एनायंस। सिंपल। अब देखो यहां पर एक बार देख लो, फिर दोनों उतार लेना एक साथ। ऐसे बना दिया, ए ऐसे बना दिया जी, ऐसे बना दिया, माइनस चाहते थे। कैसा एनायन है ये? बस एनायन पूछ रहे हैं। अरे एलाइल बोलने यार, नेगेटिव चार्ज के बगल में डबल बॉन्ड, तो कैसा एलाइल, कैसा एनायन है ये? एलाइल। और ये माइनस। कैसा एनायन है ये? अल्काइल, साइक्लोअल्काइल है। यहाँ पे कंजुगेशन है क्या? यहाँ पर तो है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये है तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तो होगा, होगा या नहीं होगा? यानी वहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसलिए एलाइल एनायंस आर मोर स्टेबल देन अल्काइल एनायंस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, मतलब रिजोनेंस के वजह से। ड्यू टू रिजोनेंस और डीलोकलाइजेशन एलाइल एनायंस are more stable than alkyl anions। और उधर में देखा है एराइल एनायंस, एलाइल एनायंस से ज्यादा स्टेबल होगा, चूंकि डिलोकलाइजेशन वहां पे ज्यादा है। यानी माइनस आर क्राउजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस को बढ़ाता है। इसका मतलब ये भी लिखे ना जी कि प्लस आर ग्रुप क्या करेगा? घटाएगा। देखिए रिजल्ट में क्या हुआ, अल्टीमेटली वैसे ही होना है ना। जब रिजोनेंस इफेक्ट पढ़ाया तो ठीक था, एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस पढ़ा रहे तो टॉपिक ही एप्लीकेशन से, तो उसका एप्लीकेशन हो गया। देखिए इसीलिए हर बात को कम से कम सुनते रहना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बेचारा घूम गया।
अभी एक एग्जाम्पल और देंगे, बाकी सब जब चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे तब अपना पढ़ेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देंगे, लेकिन इतनी जितनी बात पढ़ाए ना, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस और एक हाइपर कंजुगेशन बचा है। पूरे ऑर्गेनिक में भूलना नहीं है इसको, कम से कम 2 4 5 10 बार कॉपी पढ़ना पड़ेगा, नोट्स पढ़ना पड़ेगा। 2 4 5 बार समझ में नहीं आया है तो सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, है ना। ये आपको पड़ेगा, क्योंकि जब नॉर्मल पढ़ाया जाता है तो लगता है ठीक है इलेक्ट्रॉन में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो इसी तरह से आएगा। आप देखिए अभी पढ़ाया हुआ में से पूछेंगे और आप नहीं बताइएगा, ये मैजिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। देखिएगा कैसे O माइनस लिख देते और OCH3 लिख देते हैं। देखिए कितना, एक तरफ O माइनस है, एनायंस हो गया, और एक तरफ OR है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ये पैरा पोजीशन पे दे देते हैं, और इसी को OCH3 को ऑर्थो पे भी दे देते हैं, और O माइनस मेटा बच गया, इस पे भी दे देते हैं OCH3, और एक तो ऐसे फिनॉक्साइड आयन छोड़ देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब थोड़े है कि नहीं होता है ना। अब O माइनस लिखा हुआ है, OCH3 नीचे, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। पूछा जा रहा है कि ये एनायंस में अरेंज देम अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर ही बताना है आपको, और क्या करना है। दूसरा तीसरा पहला कर दीजिए। है ना, लिख दिए तो सुनिएगा, लिखना रोकिएगा तब समझिएगा, तब हो जाएगा काम। सबसे पहले ये पता लगाने के लिए कोई रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं करना है, हम लोगों को इस्तेमाल करना है कि जो OCH3 ग्रुप है वो कैसा है, -R वाला है कि +R वाला है, ये पता करना है। और क्यों यही पता करना है, तो इसलिए पता करना है कि बाकी में तो सब बराबर ही है, नहीं है तो सिर्फ OCH3 ही ना एक्स्ट्रा है सब में। तो ये OCH3 -R ग्रुप है कि +R ग्रुप है। अब पढ़ते तो है नहीं, लिखवा तो दिए होंगे हम OR के बारे में, -I के समय भी लिखा है और R के भी समय में लिखा है। ये कैसा ग्रुप है, -R। ये देखिए ये इधर से इधर जाएगा तो ये -R है, तब +R ग्रुप क्या करता है, एनायंस की स्टेबिलिटी को घटा देता है, एनायंस की स्टेबिलिटी को घटा देता है। तो OCH3 बीइंग +R काउजिंग ग्रुप, काउजिंग ग्रुप it decreases the stability, decrease the stability of, बोलो, एनायंस या एराइल एनायंस, एराइल नहीं बेंजाइल है सब, तो बेंजाइल एनायंस, यही ना पढ़े थे अभी जी। तो ये तो घटा देगा, ये
यहां भी वही बात है, घटा देगा, यहां भी वही बात है, लेकिन इस मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस तो काम ही नहीं करता है। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस तो काम नहीं करता है, तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, तो इसका तो नहीं घटेगा क्या। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन हो गया? हाँ मतलब ये तीन में, ठीक है, ये तीन में अभी बताना, ये तीन ही, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। कंपैरिजन के लिए है, पहले ये तो समझे, लिखेंगे, ऐसा नहीं कि मिटाए हैं तो उसको लिखना नहीं है, लिखेंगे फिर हम। ये तीनों में माइनस आर तो बढ़ा रहा था, प्लस आर स्टेबिलिटी को घटा रहा है, तो जहां पे सबसे ज्यादा प्लस आर होगा वहां सबसे ज्यादा घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहां पर है वो? पैरा पोजीशन पे। उसके बाद, और उसके बाद क्योंकि मेटा पे प्लस आर लगेगा ही नहीं, चाहे माइनस आर भी हो चाहे प्लस आर हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इस तीनों में कौन? 3 नंबर, ठीक है, ठीक है। अभी रुकना है, झमेला नहीं कुछ भी, बिल्कुल आराम से समझो। 3 नंबर, उसके बाद पैरा पोजीशन मोस्ट इफेक्टिव होता है, ऑर्थो पर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है ना, चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, हाँ जगह के कारण रुकावट, तो जो भी इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा कहां पे? तो दूसरा, और सबसे कम स्टेबल है कौन? पहला, चूंकि पैरा पे डिक्रीज द स्टेबिलिटी। अब एक चौथा जो ये वाला था, इस पर तो ये तो है ही नहीं प्रेजेंट बाबू, है ना, तो सब इसी के स्टेबिलिटी को घटा या बढ़ाना रहा होता है। ये तो पेरेंट मॉलिक्यूल है, पेरेंट कौन है, तीनों का पेरेंट कौन है, ये इस पर ना जोड़ दिए ये सब, तो ये वाला ग्रुप प्लस आर ग्रुप है, ये तो घटा ही देगा स्टेबिलिटी को, तो सबसे ज्यादा तो यही है, घटा देगा मतलब किसका घटा देगा? पेरेंटे का ना, अरे घटा देगा ये स्टेबिलिटी, किसका घटाएगा? तो पेरेंट का घटाएगा, है ना। तो चौथा सबसे आगे चलेगा, हाँ जैसे आप लोग घटा रहे हैं, बढ़ा भी सकते हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं स्टेबिलिटी। हम घटा रहे हैं तो ये तो गड़बड़ है, अब जान के घटा रहे हैं तो और गड़बड़ है। हाँ, संडे को क्लास नहीं है, अब अगले दिन हाइपर कंजुगेशन बताना है, ठीक है।